नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अरविंदा घाणी हूं। आप देख रहे हैं ज्ञानदीप ओडिशा चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर माइनर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यूनिट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 6। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जरूर देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं कि आज के इस पार्ट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, हम दो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझेंगे। पहला है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। हम इन दोनों के सारे एसेंशियल पॉइंट्स को आराम से पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम इन दोनों के बीच के मेन डिफरेंसेस को कंपेयर करेंगे ताकि एग्जाम के लिए आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बिजनेस की दुनिया में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इसलिए प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का ये जो रिलेशनशिप है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन। यहां स्क्रीन पर देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज अ रिलेशनशिप वेयर वन पर्सन इज ऑथराइज्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स विद थर्ड पार्टीज। सिंपल भाषा में इसका मतलब यह है कि एजेंसी एक ऐसा रिश्ता है जहां एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिहाफ पर काम करता है, और उसका काम क्या है? उसका काम है तीसरे पर्सन के साथ एक लीगल रिलेशनशिप बनाना। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये एक ट्राइंगल है। सबसे ऊपर कौन है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या करता है? एजेंट को ऑथराइज करता है, यानी काम करने की पावर देता है। फिर एजेंट थर्ड पार्टी के साथ डील करता है और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच एक डायरेक्ट लीगल रिलेशनशिप बन जाता है। सिंपल वर्ड्स में समझो, एजेंट वो है जो काम करता है, प्रिंसिपल वो है जिसके लिए काम किया जाता है, और थर्ड पार्टी वो है जिसके साथ काम किया जाता है। ये एक लीगल मैक्सिम पर बेस्ड है जो कहता है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। इसका मतलब जो काम एजेंट ने किया, कानून के नजर में वो काम प्रिंसिपल ने खुद किया है। तो आखिर एक रिलेशनशिप को एजेंसी बनाता क्या है? चलिए इसके 4 एसेंशियल फीचर्स देखते हैं। पहला, एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब एजेंट जो भी करेगा वो हमेशा प्रिंसिपल के लिए करेगा, अपने लिए नहीं। सेकंड, क्रिएट रिलेशनशिप्स, एजेंसी का मेन पर्पस ही प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच एक लीगल कनेक्शन बनाना है। तीसरा पॉइंट, स्टूडेंट्स ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नो कंसिडरेशन नेसेसरी। आप जानते हैं कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसिडरेशन जरूरी होता है, लेकिन एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी पेमेंट या कंसिडरेशन के भी क्रिएट हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। और आखिरी, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। एजेंसी एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। फिड्यूशरी का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा रिलेशनशिप जो पूरे ट्रस्ट, पूरी लॉयल्टी पर बेस्ड हो। यहाँ एजेंट को हमेशा प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में ही काम करना होता है। अब सवाल यह है कि एक एजेंसी क्रिएट कैसे होती है। इसके 5 तरीके हैं। चलिए फ्लो चार्ट को फॉलो करते हैं। नंबर 1, एक्सप्रेस अग्रीमेंट। ये सबसे सिंपल और डायरेक्ट तरीका है, बोलकर या लिखकर, यानी ओरल या रिटन। जैसे ए ने बी को अपना सेल्स एजेंट अपॉइंट कर दिया, सिंपल। नंबर 2, इम्प्लाइड एजेंसी। यहां कॉन्ट्रैक्ट बोला या लिखा नहीं जाता, यह आपके बिहेवियर या सिचुएशन से क्रिएट होता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर ए की वाइफ हमेशा अपने हस्बैंड के बिहाफ पर ग्रोसरीज खरीदती है और वो पे करता है, तो यहां एक एम्प्लॉयड एजेंसी बन जाती है। नंबर 3, एजेंसी बाय नेसेसिटी। ये इमरजेंसी सिचुएशंस में बनती है। जैसे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ए खराब होने वाला सामान यानी पेरिशेबल गुड्स ले जा रही है। अगर सामान खराब होने वाला है तो उससे बचाने के लिए उन्हें बेचना पड़ता है। ऐसे में वो जरूरत की वजह से आउट ऑफ नेसेसिटी एजेंट बन जाते हैं। नंबर 4, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। यह तब होता है जब एजेंट बिना अथॉरिटी के कोई काम कर देता है, लेकिन बाद में प्रिंसिपल उस काम को अप्रूव कर देता है, यानी रैटिफाई कर देता है। और आखिर में नंबर 5, एजेंसी बाय एस्टॉपल। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल अपने कंडक्ट से किसी थर्ड पार्टी को यह बिलीव करवाता है कि एक्स उसका एजेंट है, भले ही वो सच में ना हो। ऐसा करने के बाद प्रिंसिपल अपनी बात से मुकर नहीं सकता, उसे लीगली रोक दिया जाता है, यानी एस्टॉप्ड कर दिया जाता है। अब हर एजेंट के कुछ ड्यूटीज होते हैं और उसके कुछ राइट्स भी होते हैं। पहले हम ड्यूटीज की बात करते हैं। देखिए, एजेंट को प्रिंसिपल के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, उसे पूरी केयर और स्किल से काम करना होता है और सारे अकाउंट्स ठीक से मेंटेन करने होते हैं। और ये आखिरी वाला बहुत जरूरी है, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। इस वार्निंग बॉक्स को देखिए। इसका मतलब है कि एजेंट चुपके से प्रिंसिपल की पीठ पीछे कोई एक्स्ट्रा पैसा या कमीशन नहीं कमा सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो सारा प्रॉफिट उसे प्रिंसिपल को वापस करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ देखते हैं एजेंट के राइट्स क्या हैं। उसका राइट टू रेम्यूनरेशन है, यानी अपनी सैलरी या कमीशन पाने का अधिकार। फिर है राइट ऑफ लियन। लियन का मतलब है कि एजेंट प्रिंसिपल के गुड्स को तब तक अपने पास होल्ड कर सकता है जब तक उसकी पेमेंट क्लियर ना हो जाए। और राइट टू इंडेमनिटी, यानी काम करते हुए एजेंट को जो भी लॉसेज हुए हैं उनकी भरपाई प्रिंसिपल को करनी होगी। ओके, तो एक एजेंसी रिलेशनशिप खत्म कैसे होती है? लेट्स लुक एट द 5 की वेज।
पहला, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, जब प्रिंसिपल और एजेंट दोनों अग्री कर लें। दूसरा, रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल एजेंट से अपनी अथॉरिटी वापस ले लेता है। तीसरा, कंप्लीशन ऑफ वर्क, जैसे ही काम पूरा हुआ एजेंसी खत्म। चौथा, डेथ और इंसैनिटी ऑफ आइदर द प्रिंसिपल और द एजेंट, दोनों में से किसी एक की डेथ या मेंटल इंस्टेबिलिटी से भी कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। और पांचवां, इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल का दिवालिया हो जाना। नीचे जो एग्जाम्पल दिया है वो इसे बिल्कुल क्लियर कर देता है। इफ द प्रिंसिपल डाइज, एजेंसी ऑटोमेटिकली एंड्स, मतलब इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। चलिए अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इसका मीनिंग देखा, एक ऐसा रिलेशनशिप जहां एजेंट प्रिंसिपल के लिए थर्ड पार्टी के साथ लीगल कनेक्शन बनाता है। हमने 3 पार्टीज देखी, प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी। फिर हमने इसके 4 एसेंशियल फीचर्स कवर किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। उसके बाद हमने एजेंसी क्रिएट करने के 5 तरीके देखे, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, नेसेसिटी, रैटिफिकेशन और एस्टॉपल। फिर हमने एजेंट के ड्यूटीज और राइट्स को समझा और आखिर में एजेंसी टर्मिनेट होने की 5 कंडीशंस डिस्कस की। ऑलराइट, अब हम अपने आज के दूसरे बड़े टॉपिक पर चलते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। देखिए, जहां एजेंसी रिप्रेजेंटेशन के बारे में थी, वहीं बेलमेंट गुड्स के टेम्पररी ट्रांसफर के बारे में है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन कहती है, bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that goods shall be returned or disposed of after the purpose is completed. इसका सीधा सा मतलब यह है कि बेलमेंट में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी खास काम या पर्पस के लिए अपने गुड्स डिलीवर करता है, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो गुड्स या तो वापस कर दिए जाएंगे या इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से डिस्पोज कर दिए जाएंगे। डायग्राम में देखिए कितना सिंपल है। बेलोर अपने गुड्स बेली को डिलीवर करता है, पर्पस पूरा होने पर गुड्स वापस बेलोर के पास आ जाते हैं। तो बेलोर कौन है? जो गुड्स दे रहा है, और बेली कौन है? जो गुड्स ले रहा है। तो एक वैलिड बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं? पहला, डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए, गुड्स का ट्रांसफर जरूरी है। दूसरा, डिलीवरी का एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। तीसरा, ये एग्रीमेंट जरूरी है कि काम पूरा होने पर गुड्स रिटर्न और डिस्पोजल किए जाएंगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर। इस पोजेशन वर्सेस ओनरशिप के डायग्राम को देखिए। पर्सन ए यानी बेलर सिर्फ गुड्स का पोजेशन यानी अधिकार पर्सन बी यानी बेली को ट्रांसफर करता है, ओनरशिप यानी मालकियत नहीं। ओनरशिप बेलर के पास ही रहती है। एग्जाम्पल से ये एकदम क्लियर हो जाएगा, जैसे कपड़े ड्राई क्लीनर को देना, अपनी बाइक रिपेयर के लिए देना या कोई पार्सल कुरियर को देना। इन सभी एग्जाम्पल्स में आप सिर्फ टेम्पररी कंट्रोल यानी पोजेशन दे रहे हैं। याद रखने वाली की बात यह है कि असली ओनर हमेशा आप ही रहते हैं। बेलमेंट समझो एक 2 वे स्ट्रीट है, दोनों पार्टीज की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। चलिए पहले बेलर यानी ओनर की ड्यूटी से शुरू करते हैं। उनकी ड्यूटी है कि वो गुड्स में अगर कोई नोन डिफेक्ट्स हैं तो उन्हें डिस्क्लोज करें, मतलब सच सच बता दे। उन्हें गुड्स से जुड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी उठाने होते हैं, और अगर उनके दिए हुए गुड्स में किसी डिफेक्ट से कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें बेली को इंडेमनीफाई फॉर लॉसेस करना पड़ता है, यानी नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। एग्जाम्पल बिल्कुल साफ कहता है कि अगर आप डिफेक्टिव गुड्स देते हैं तो उससे होने वाले डैमेज के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब बेली की ड्यूटीज क्या हैं? उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी है गुड्स की रीजनेबल केयर करना, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी समझदार इंसान अपने खुद की चीजों की केयर करता है। उससे गुड्स का अनऑथराइज्ड यूज बिल्कुल नहीं करना है, और आखिर में काम पूरा होने पर गुड्स को रिटर्न करना है। अब ड्यूटीज है तो राइट्स भी होंगे, राइट? तो बेली यानी जो गुड्स होल्ड कर रहा है उसके क्या राइट्स हैं? उसके पास भी कुछ प्रोटेक्शंस है। पहला राइट है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, यानी राइट टू डिलीवर गुड्स एज पर बे लॉज डायरेक्शंस। दूसरा, अगर एक से ज्यादा ओनर हैं तो चीजें सिंपल हैं। बेली के पास राइट टू डिलीवर गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बे लॉज है। और आखिर में कॉन्ट्रैक्ट सबसे ऊपर है। बेली के पास राइट टू डिलीवर गुड्स एज पर बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है बिल्कुल वैसा ही करना है। तो एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे होता है? इसके कुछ क्लियर ट्रिगर्स हैं। सबसे कॉमन है जब पर्पस इज कंप्लीटेड। आपकी बाइक आई थी रिपेयर के लिए, रिपेयर हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ये तब भी खत्म हो सकता है जब टाइम एक्सपायर्स। अगर आपने कोई चीज 1 हफ्ते के लिए रेंट पर ली थी तो टाइम पूरा होने पर कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। ऑफ कोर्स दोनों पार्टीज म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी इसे खत्म कर सकती हैं। डेथ ऑफ आइदर पार्टी से भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। और आखिर में ये इंपॉर्टेंट है, अगर बेली गुड्स का मिसयूज करता है यानी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाकर इस्तेमाल करता है तो ओनर के पास बेलमेंट को तुरंत टर्मिनेट करने का राइट होता है। चलिए अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को भी फटाफट रिकैप कर लेते हैं। हमने इसके मीनिंग से शुरू किया था, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स की डिलीवरी, इस शर्त पर कि गुड्स वापस आ जाएंगे। हमने 2 पार्टीज को जाना, बेलर और बेली।
हमने एसेंशियल एलिमेंट्स कवर किए, जिसमें सबसे ज़रूरी बात यह थी कि सिर्फ पोजीशन ट्रांसफ़र होता है, ओनरशिप नहीं। फिर हमने दोनों पार्टीज़ की ड्यूटीज़ और बेली के राइट्स को डिटेल में समझा, और आखिर में हमने बेलमेंट टर्मिनेट होने के 5 तरीके देखे। ओके, सो हमने एजेंसी और बेलमेंट दोनों को डिटेल में कवर कर लिया है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इनको आमने सामने कंपेयर करना। इससे आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और ये एग्जाम्स में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो सीधा सा सवाल है, एजेंसी और बेलमेंट में आखिर फर्क क्या है? चलिए इसको एक सिंपल कंपैरिजन टेबल का यूज करके ब्रेक डाउन करते हैं। ये फॉर्मेट आपके 5 मार्क के आंसर के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। चलिए इस टेबल को रो बाय रो समझते हैं। पहला बेसिस है मीनिंग। देखिए, एजेंसी में एजेंट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बेलमेंट में बेली गुड्स को सिर्फ होल्ड करता है। अगला बेसिस है पर्पस। एजेंसी का मेन पर्पस है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच एक लीगल रिलेशन बनाना, वहीं बेलमेंट का पर्पस गुड्स की सेफ कस्टडी या यूज है। अब आते हैं ओनरशिप पर। यहां ध्यान दीजिए, दोनों ही केसेस में ओनरशिप नॉट ट्रांसफर्ड। ये देखने में एक सिमिलैरिटी लगती है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। एजेंसी में तो हो सकता है कोई फिजिकल गुड्स इन्वॉल्व ही ना हो, लेकिन बेलमेंट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही फिजिकल गुड्स के टेम्पररी पोजेशन पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट, पार्टीज। एजेंसी में 3 पार्टीज हैं, प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी, जबकि बेलमेंट में सिर्फ 2 हैं, बेलर और बेली। और आखिर में एग्जाम्पल। एजेंसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है सेल्स एजेंट और बेलमेंट का ड्राई क्लीनर। ये टेबल आपके लिए सारे कोड डिफरेंसेस को बिल्कुल साफ साफ समराइज कर देता है। आज हमने इस पार्ट में ये टॉपिक्स पढ़े। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज्ञानदीप ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।